अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस एकेडमी के साथ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर फिजिक्स का टॉपिक इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। इस टॉपिक के अंदर हमने एक वायर को कंसीडर करना है, एक डक्टाइल मटेरियल कंसीडर करना है और उस डक्टाइल मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ग्राफ बना के और उसके डिफरेंट पॉइंट्स को हमने स्टडी करना है। इन शॉर्ट ये है कि फोर्स एलोंगेशन या स्ट्रेस और स्ट्रेन इन दोनों के क्रॉसेस जो चेंजेस आते हैं उसका हमने ग्राफ ड्रा करना है, उन चेंजेस को ऑब्जर्व करना है और उसके बारे में बात करनी है। तो इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जो है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक डक्टाइल मटेरियल है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक वायर है और ये है हमारे पास डक्टाइल मटेरियल की। इस वायर पर हमने यहाँ पर लोड बढ़ाते जाना है। जब हम लोड बढ़ाएंगे मतलब इस पर फोर्स बढ़ती जाएगी। इस वायर को हमने किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ यहाँ पे बांध दिया और यहाँ आपके पास एक पैंदा ऐसा मौजूद है जहां आपने इधर वेट को इंक्रीज करना है। हमने करना यह है कि यहां पर वेट इंक्रीज करते जाएंगे। यकीनन जैसे इधर जो वेट होगा फिर इधर जो वेट इंक्रीज कर दिया, ये हमने वेट इंक्रीज कर दिया, इसी तरह से फिर इंक्रीज कर दिया, फिर इंक्रीज कर दिया। तो हम इस तरह से फोर्स या स्ट्रेस को इंक्रीज करते जाएंगे। स्ट्रेस को बढ़ाने से स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और स्ट्रेस और स्ट्रेन के क्रॉस जो चेंजेस आ रही हैं उसके क्रॉस हमने ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ को हम एक मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन के साथ कनेक्ट करेंगे। इस वायर के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं इस वायर को हम जो मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन है उसके क्रॉस उसके साथ कनेक्ट करेंगे और वो मशीन क्या करेगी, ऑटोमेटिकली ग्राफ प्लॉट करेगी किन क्वांटिटीज के दरमियान फोर्स, एलोंगेशन और स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ग्राफ ड्रा करेगी। उस ग्राफ को हम स्क्रीन पर ऑब्जर्व करेंगे और वो ग्राफ हमारे पास कुछ इस किस्म का होगा। अब डियर स्टूडेंट, ग्राफ को डिस्कस करने से पहले हम इसके डिफरेंट पॉइंट्स हमने नाम दे दिए। जैसे इस पॉइंट को ए कह दिया, इस पॉइंट को बी कह दिया, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी। अब वन बाय वन हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस करना है और इन पॉइंट्स को हमने डिफरेंट नेम देने हैं। जैसे आपके पास जो पहला पॉइंट है पॉइंट ए, इस पॉइंट ए को ये आपके पास पॉइंट ए रिप्रेजेंट करता है किसके बारे में, प्रोपोर्शनल लिमिट के बारे में। प्रोपोर्शनल लिमिट, अब प्रोपोर्शनल का हमारे पास मतलब क्या होता है कि दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इस वक्त स्ट्रेस और स्ट्रेन की अगर बात करते हैं ये पॉइंट आपके पास ओ ए है, तो ओ से ए तक जो ग्राफ है आपके पास वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ कौन सा है, स्ट्रेट लाइन है। तो जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन इन दो क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये स्टेटमेंट किसकी थी, ये स्टेटमेंट थी हुक्स की। तो इसलिए ये आप यहां पर O से A तक हुक्स लॉ भी एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमने शुरू में जैसे ही यहां से स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं, जो स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं, स्ट्रेन में जो चेंजेस आ रही हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। ग्राफ के अंदर O से A तक हमारे पास जो रीजन है ये हमें बताता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के दरमियान जो ग्राफ है वो क्या है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और स्ट्रेस और स्ट्रेन या फोर्स और एक्सटेंशन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। तो ये स्टेटमेंट थी हुक्स लॉ की। तो आप इस पॉइंट ए को प्रोपोर्शनल लिमिट का नाम देंगे और इसको आप कहेंगे कि इस पॉइंट ए पर जो हुक्स लॉ है ये एप्लीकेबल है क्योंकि पॉइंट ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डियर स्टूडेंट, पॉइंट ए के बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट बी। इस पॉइंट बी को हम नाम देते हैं
इलास्टिक लिमिट का। अब इस पॉइंट को हमने इलास्टिक लिमिट का नाम दिया। और इलास्टिसिटी क्या चीज होती है? इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि बॉडी पर आप जब स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है। हमने स्ट्रेस को बढ़ाया, जब हमने स्ट्रेस को मजीद इंक्रीज किया तो ये ग्राफ हमारे पास कहां पर पहुंच गया? पॉइंट बी पर पहुंच गया। अब पॉइंट बी हमारे पास कौन सा पॉइंट है? इसको हमने नाम दिया है इलास्टिक लिमिट का। क्यों? क्योंकि जब आपने इस पॉइंट पर स्ट्रेस को रिमूव कर दिया, आपने क्या काम किया? स्ट्रेस को रिमूव कर दिया। जब स्ट्रेस को रिमूव किया तो इस स्पेसिमेन ने दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल लेंथ जो है वो रिगेन कर ली। सो पॉइंट ऑन ग्राफ वेयर बॉडी या वायर या स्पेसिमेन वायर रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो ये वो पॉइंट है जहां पर वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल वॉल्यूम रीगेन कर लेगा। हम इसको नाम देंगे इलास्टिक लिमिट का। ओके जी। इलास्टिक लिमिट के साथ हमारे पास, इलास्टिक लिमिट के साथ साथ एक यील्ड पॉइंट भी है। यील्ड पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? ये स्टूडेंट यही जो आपके पास पॉइंट बी है, पॉइंट बी को ही यील्ड पॉइंट कहा जाता है। आपके पास जो पॉइंट बी है, इसी पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? यील्ड पॉइंट का नाम देते हैं। यील्ड पॉइंट का मतलब ये है कि ये वो लास्ट स्टेज है या आखिरी पॉइंट है उस बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपनी ओरिजिनल शेप या वॉल्यूम रिगेन करेगा। अगर आप इससे फर्दर स्ट्रेस बढ़ाएंगे, अगर आप पॉइंट बी को क्रॉस कर जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप, लेंथ, वॉल्यूम के अंदर वापस नहीं आएगा। ओके जी। अगर आप पॉइंट बी की बात करते हैं तो पॉइंट बी इज अ पॉइंट बियॉन्ड विच इफ स्ट्रेस इज फर्दर इंक्रीज देन स्पेसिमेन फेस परमानेंट डिफॉर्मेशन। कि अगर पॉइंट बी से आप ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। इसलिए इस पॉइंट बी को यील्ड पॉइंट भी कहा जाता है। ये उसकी आखिरी हद है जहां तक वो बॉडी अपनी इलास्टिसिटी को मेंटेन रखती है। इसके बाद हम फर्दर स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो ग्राफ के अंदर ये पॉइंट आपके पास आ जाता है पॉइंट सी। ये जो आपके पास पॉइंट सी है, पॉइंट सी को कहा जाता है, पॉइंट सी प्लास्टिक लिमिट। पॉइंट सी को प्लास्टिक लिमिट का नाम दिया जाता है और ये आपसे बी से सी तक का जो रीजन है ये रिप्रेजेंट करता है प्लास्टिसिटी को, प्लास्टिसिटी का। तो प्लास्टिसिटी क्या चीज है? डियर स्टूडेंट, जब हम इलास्टिक लिमिट से, यील्ड पॉइंट से भी फर्दर स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो पॉइंट बी के बाद जब स्ट्रेस को इंक्रीज किया जाएगा उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन यह है कि जब आप सी तक स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, बॉडी के अंदर बॉडी ब्रेक नहीं करती, बॉडी टूटती नहीं है, वायर टूटेगी नहीं, फ्रैक्चर नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि उस बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। उस बॉडी को जब आप स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप, लेंथ, वॉल्यूम में वापस नहीं आ सकेगी, बल्कि उस बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो प्लास्टिसिटी आपके पास क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आप स्ट्रेस को मजीद इलास्टिक लिमिट से बढ़ाते हैं, इफ स्ट्रेस इंक्रीज फ्रॉम इलास्टिक लिमिट, अगर आप स्ट्रेस को इलास्टिक लिमिट से भी बढ़ाते हैं, then permanent deformation produce in specimen, या उस वायर के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी। और ये जो पॉइंट सी है आपके पास, ये प्लास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करता है कि आप बी से सी तक स्ट्रेस को इंक्रीज करते जाएंगे, बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, लेकिन उस बॉडी के अंदर वो बॉडी ब्रेक नहीं करेगी, बॉडी टूटेगी नहीं। इसके बाद ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं और इस पॉइंट सी को एक और नाम भी दिया जाता है और इस पॉइंट सी को जो नाम दिया जाता है वो है हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ।
अब ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन सी है? अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये आपके पास क्या होगा? मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस। ये जो पॉइंट सी है ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस के बारे में हमें बताता है जो बॉडी एक बर्दाश्त करती है, दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड, दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड। ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो एक मटेरियल बर्दाश्त करता है विदाउट ब्रेकेज, टूटे बगैर। इसको इसकी नॉमिनल स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, नॉमिनल स्ट्रेंथ। ये आपके पास जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसको नॉमिनल स्ट्रेंथ का भी नाम दिया जाता है कि ये हमारे पास उस स्पेसिमेन की नॉमिनल स्ट्रेंथ है, उस मटेरियल की, जो कि एक मटेरियल विदाउट ब्रेक, टूटे बगैर जो मैक्सिमम स्ट्रेस की बर्दाश्त करता है। अब डियर स्टूडेंट, हमने प्लास्टिसिटी तक पहुंच गए हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन तक पहुंच गए हैं। अगर हम फर्दर स्ट्रेस इंक्रीज कर देते हैं, हम प्लास्टिसिटी को भी क्या करते हैं? क्रॉस कर जाते हैं। तो अगर आप आफ्टर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्रॉस्ड, अगर आप क्या करते हैं? उस प्लास्टिसिटी को क्रॉस कर जाते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? क्रॉस कर जाते हैं, then material will break, तो वो मटेरियल क्या होगा? ब्रेक कर जाएगा। और ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो आपके पास फ्रैक्चर, ये कौन सा होगा? ये फ्रैक्चर स्ट्रेस होगा। इस फ्रैक्चर स्ट्रेस को ग्राफ के अंदर हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रैक्चर स्ट्रेस क्या है? ये वो स्ट्रेस है कि आप अगर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्रॉस कर जाते हैं, प्लास्टिसिटी से फर्दर आप स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो वो बॉडी के अंदर परमानेंट वो बॉडी ब्रेक कर जाएगी, वो बॉडी फ्रैक्चर कर जाएगी, और इसी को फ्रैक्चर स्ट्रेस का नाम देते हैं। इसी को हम क्या नाम देंगे? फ्रैक्चर स्ट्रेस का। डियर स्टूडेंट, हमारे हिसाब से मटेरियल कुछ ऐसे होते हैं जो इलास्टिक लिमिट के फौरन बाद टूट जाते हैं, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो प्लास्टिसिटी के बाद जाके टूटते हैं। इस हिसाब से हमने जो ये एक्सपेरिमेंट किया है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने डक्टाइल मटेरियल कंसीडर किया था। अगर हमने इसमें डक्टाइल मटेरियल कंसीडर किया था तो डक्टाइल मटेरियल फ्रैक्चर तब हुआ है जब C को क्रॉस किया है, जब प्लास्टिसिटी को क्रॉस किया है। तो इसका मतलब हमारे पास ये ऐसा मटेरियल है विच ब्रेक आफ्टर प्लास्टिसिटी। अगर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, substance which undergoes plastic deformation, that is called ductile substance या ductile material। ये कौन सा मटेरियल होगा आपके पास? डक्टाइल मटेरियल होगा। ऐसा मटेरियल जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक जाता है until यहां तक के वो ब्रेक नहीं हो जाता, मतलब कि until they break, that is called ductile substance। तो डक्टाइल सब्सटेंस जो है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बर्दाश्त करता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक ये ब्रेक नहीं करता। हाँ, अलबत्ता जब आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से फर्दर स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे, फिर फ्रैक्चर स्ट्रेस होगा, फिर जाके वो मटेरियल टूट जाएगा। इसके बाद जो हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेड है, हमारे पास इसकी एग्जांपल कॉपर है। लेड और कॉपर के साथ साथ हमारे पास रफ आयरन भी इसकी एग्जांपल है। रफ आयरन भी हमारे पास इसी डक्टाइल सब्सटेंस की एग्जांपल है। डक्टाइल के बाद दूसरा जो आपके पास सब्सटेंस है वो है ब्राइटल सब्सटेंस। अब ब्राइटल सब्सटेंस कौन से होते हैं? डियर स्टूडेंट, ब्राइटल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं विच ब्रेक आफ्टर इलास्टिसिटी। जैसे ये जो मटेरियल है डक्टाइल,
ये प्लास्टिसिटी के बाद जाके ब्रेक करता है। तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडरगो करता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक जो है वो विदाउट ब्रेक पहुंच जाता है, जबकि ये जो आपके पास ब्राइटल सब्सटेंस होते हैं ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन बर्दाश्त करते हैं और इलास्टिक के फौरन बाद ही ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं। सो सब्सटेंस अगर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं तो सब्सटेंस विच ब्रेक या विच undergoes elastic deformation, which undergoes elastic deformation until they break, तो वो टूटने से पहले क्या करते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक जाते हैं। और अगर इलास्टिक लिमिट से फर्दर हम स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे तो वो मटेरियल टूट जाएंगे। अब इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो है हमारे पास ग्लास, शीशा, ग्लास, और इसके अलावा हाई कार्बन स्टील। तो ये हमारे पास इसकी दो एग्जांपल्स हैं ब्राइटल सब्सटेंस की, एक आपके पास ग्लास और दूसरा हाई कार्बन स्टील। ग्लास जो है अगर आप इलास्टिक लिमिट से ज्यादा उस पर स्ट्रेस लगाएंगे तो ग्लास ब्रेक कर जाएगा, हाई कार्बन स्टील भी ब्रेक कर जाएगा। लेकिन जो डक्टाइल सब्सटेंस होते हैं वो इलास्टिक लिमिट के बाद भी नहीं टूटते, बल्कि वो प्लास्टिसिटी तक जो है वो ब्रेक नहीं करते। अगर आप प्लास्टिक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो डक्टाइल मटेरियल के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन, क्या उसके अंदर फ्रैक्चर हो जाएगा, वो मटेरियल टूट जाएगा। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा ये टॉपिक था इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। इससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।